नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका सखा कवि मुकेश मारवाड़ी। और अपन बात करते हैं आज थोड़ी सी आगे। दोस्तों, अपने लास्ट वाली 2 क्लासों में अपन ने देखा था हिंदी और उसका इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी का संवैधानिक दृष्टिकोण। दोस्तों, उनका डिस्क्रिप्शन, उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियो का दोस्तों लिंक मिल जाएगा, उनको देखिए। और अब अगर आप चलते हैं आगे, थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं दोस्तों। आज अपने हिंदी के पहले टॉपिक के ऊपर दोस्तों, अपन ने सबसे पहले जब भाषा का सामान्य परिचय देखा था, व्याकरण के टॉपिकों का अपन ने अध्ययन किया था, तो उस समय अपन ने सबसे पहले देखा था दोस्तों भाषा के घटक। कौन सा देखा था? भाषा के घटक। अगर भाषा के घटकों के बारे में अपन चर्चा करें तो दोस्तों भाषा के कितने घटक थे? कितने घटक थे दोस्तों? भाषा के अपने 4 घटक थे। कितने घटक थे? 4 घटक थे प्यारे बच्चों। और 4 घटकों में पहला घटक था अपना वर्ण, दूसरा घटक था दोस्तों अपना शब्द। अगले घटक के बारे में अपन बात करें तो अगला घटक अपना कौन सा था दोस्तों? पद। पहला घटक वर्ण, शब्द और अगला घटक है अपना पद। उसके आगे अपन चर्चा करें तो अगला कौन सा है प्यारे बच्चों? वाक्य। ये 4 अपने भाषा के घटक कहे जाते हैं। अगर इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें, सीधा प्रश्न देखो कहां से पूछा जा चुका है। अगर बात करें अपन भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में, भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर दोस्तों बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में तो वह कौन सी है दोस्तों? ध्वनि, या फिर अपन कह सकते हैं वर्ण। या तो क्या क्या हो जाएगा? अपने ध्वनि, या फिर क्या हो जाएगा? अपना वर्ण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगर बात करें अपन अर्थ के आधार पर, देखो प्रश्न तीनों को आराम से देखना। सीधा पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब तो वर्ण या ध्वनि। अगर आगे आ जाए अपने अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो दोस्तों देखो अपने जो वर्ण होते हैं उनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है दोस्तों। वर्णों का अपने स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे अपना एक ये है क, म, ल, तीनों अलग अलग वर्ण है दोस्तों। लेकिन जैसे ही अपन ने इन तीनों को जोड़ा और एक शब्द बनाया, जो क्या है अपना कमल। शब्द क्या बना दोस्तों? कमल। तो इस कमल का अर्थ निकलता है, इन तीनों का हमारा कोई अर्थ नहीं निकल रहा था। कमल का अपना अर्थ हो जाएगा या तो किसी फूल का नाम है, या फिर हो सकता है किसी व्यक्ति का नाम। ठीक है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों कौन सी हो जाएगी? शब्द। तीनों प्रश्नों को अपन आराम से देखेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। अगर बात करें वाक्य के बारे में तो दोस्तों भाव या भावार्थ के आधार पर, किसके आधार पर है? भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में अपन देखें तो वह कौन सा है दोस्तों? वाक्य है। भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाई दोस्तों, सबसे छोटी भी यही होती है और सबसे बड़ी भी यही होती है दोस्तों। कौन सी होती है? वाक्य। भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी किस प्रकार से दोस्तों? आपके जहन में, आपके दिमाग में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि वाक्य से बड़ी तो काफी इकाइयां होती है। हो सकता है अपना पूरा पैराग्राफ हो सकता है अपना पूरा लेख हो, अपना पूरा नाटक हो, पूरी किताब हो, वो भी तो अपने इससे आगे जाती हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज का ध्यान रखो, जैसे ही अपन ने यह पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया, कौन सा विराम? पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया, अपने पीछे वाले वाक्य का अस्तित्व वही समाप्त हो जाता है दोस्तों। उससे आगे अपना नया वाक्य शुरू होगा। अगर अपन एक गद्य खंड के बारे में बात करें, एक लेख के बारे में बात करें, तो वह वाक्यों का समूह होता है, न कि एक इकाई। दोस्तों वाक्यों का समूह होता है, एक इकाई नहीं हो स्वतंत्र।
ठीक है, तो भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी भी यही होती है और सबसे बड़ी भी दोस्तों अपने वाक्य ही होता है। तीनों प्रश्न अपने यहां से निकलेंगे। सबसे पहले अपन ने देखा भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ध्वनि या वर्ण। अगर बात करें अपन अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, शब्द है दोस्तों। और अगर बात करें भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वाक्य हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर बात करें थोड़ी सी आगे, अपना पहला टॉपिक अपन देखते हैं दोस्तों वर्ण विचार। कौन सा टॉपिक देखेंगे सबसे पहले, वर्ण विचार। भाषा के घटकों में अपना पहला घटक कौन सा आ जाएगा, वर्ण विचार आ जाएगा। वर्णों के बारे में थोड़ा सा अपन विचार करेंगे। तो पहला टॉपिक है अपना वर्ण विचार। अगर दोस्तों बात करें अपन वर्ण विचार के बारे में, अर्थात वर्णों के बारे में विचार, तो इसमें सबसे पहले अपन परिभाषा देखते हैं वर्णमाला की, कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों की एक माला, वर्णों की एक श्रृंखला अपनी क्या होती है, वर्णमाला होती है। लेकिन इसकी परिभाषा के बारे में अपन चर्चा करें तो अपन ये कह सकते हैं वर्णों के सुनियोजित या अपन कह सकते हैं क्रमबद्ध, वर्णों के सुनियोजित या क्रमबद्ध अध्ययन को ही अपन क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। वर्णों के सुनियोजित एवं क्रमबद्ध अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अगर वर्णमाला के बारे में अपन चर्चा करें तो वर्णमाला की शुरुआत दोस्तों स्वरों से होती है। अपना पहला ध्वनि या पहला वर्ण कौन सा है, स्वर, और स्वर में भी पहला स्वर कौन सा है, ए। तो वर्णों की शुरुआत या वर्णों में अपन वर्णमाला में देखें तो वर्णमाला में पहला वर्ण कौन सा है प्यारे बच्चों, ए है। शुरुआत कहां से होती है वर्णमाला की, ऐसे होती है। अगर मान लो प्रश्न यह आ जाए कि पहला वर्ण कौन सा है तो हमारा उत्तर क्या होगा, ए। अगर प्रश्न यह आ जाए कि पहला स्वर कौन सा होगा तो हमारा उत्तर क्या होगा, ए। लेकिन अगर मान लो प्रश्न यह आ जाए ये तो है अपना पहला वर्ण या अपन कह सकते हैं स्वर, पहला वर्ण या स्वर अपना कौन सा हो जाएगा, ए। इसके आगे थोड़ी सी अपन चर्चा करें तो पहला व्यंजन कौन सा होगा दोस्तों, पहला व्यंजन हो जाएगा अपना क। कौन सा हो जाएगा, क हो जाएगा प्यारे दोस्तों। पहला वर्ण अपना है ए और पहला व्यंजन कौन सा हो जाएगा, क। एक बार हमारा प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा होता है। कौन सा दोस्तों, 11वां व्यंजन। अगर 11वें व्यंजन के बारे में अपन चर्चा करें तो दोस्तों देखो, प्रत्येक वर्ण वर्ग, अपने हिंदी में वर्ण वर्ग होते हैं 5 वर्ण वर्ग, जिसमें अपन देखते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और एक है दोस्तों अपना प वर्ग। ये अपने क्या कहलाते हैं, वर्ण वर्ग कहलाते हैं। और प्रत्येक वर्ग में अपने कितने हो जाएंगे, 5-5 हो जाएंगे दोस्तों। प्रत्येक वर्ग में अपने कितने वर्ण होते हैं, 5-5 वर्ण होते हैं। अगर बात करें अपन 11वें व्यंजन के बारे में तो 11वें व्यंजन में देखो 5 और 5 10, तो ये कट गई। और उसके बाद 11वां अर्थात इसका ट अपना कौन सा हो जाएगा, 11वां व्यंजन हो जाएगा। और अगर मान लो प्रश्न आ जाता अपना 11वां वर्ण कौन सा होता है, 11वां वर्ण कौन सा है दोस्तों, तो 11वें वर्ण के बारे में अपन बात करें तो अपना ए आ का अंतिम स्वर कौन सा है, ये औ है दोस्तों। और यही अपना 11वां व्यंजन हो जाएगा। कोई दिक्कत, इन तीनों प्रश्नों का यानी इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे पहले पहला स्वर या पहला वर्ण, पहला व्यंजन और एक 11वां व्यंजन या 11वां स्वर, इसके बारे में अपना प्रश्न आया हुआ है। अच्छा, बात करते हैं अपन थोड़ी सी आगे।
वर्णों के बारे में थोड़ी सी, और ये हमने वर्णमाला से प्रश्न थे अपने दोस्तों 3-4। एक तो इसकी परिभाषा, और एक अपन इसके अलावा अपन ने देखा पहला वर्ण, पहला व्यंजन, पहला ये स्वर, इस 3 प्रश्नों का उत्तर देखा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वर्णमाला के बारे में। सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों? 3 परिभाषाएं हमारे सामने आती हैं। एक तो ध्वनि, एक हो जाएगा वर्ण, और एक होता है दोस्तों अक्षर। वर्ण, ध्वनि और अक्षर, ये 3 परिभाषाएं हमारे जहन में आती है वर्ण का नाम सुनते। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें अगर ध्वनि के बारे में, ध्वनि किसे कहा जाता है? ये अपने हिंदी वर्णमाला का या हिंदी व्याकरण का अपना पहला टॉपिक है दोस्तों, वर्ण विचार, जो कि ये मान लो अपने हिंदी व्याकरण की आधारशिला है। ये अपने हिंदी व्याकरण की नींव है दोस्तों, क्योंकि ये अपना वो टॉपिक है जो अपने अंदर संधि को समाहित किए हुए होता है। बिना वर्ण विचार का अध्ययन किए हुए अपन संधि को अच्छे से नहीं पढ़ सकते दोस्तों। कोई दिक्कत, कोई शक? देखो, किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके जहन में आए तो आप निर्विघ्न होकर तरीके से या बिना किसी टेंशन के प्रश्न अपने कमेंट बॉक्स में रखिए। आपके हर प्रश्न का उत्तर हम जरूर देंगे। हमारी टेक्निकल टीम जो निरंतर आपके प्रश्नों का उत्तर देने में लगी हुई रहेगी या लगी हुई है, आपकी सेवा के प्रति हमारा यह चैनल द ध्रुवा क्लासेस आपकी सेवा को समर्पित है दोस्तों। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आपको हर एक सब्जेक्ट का बिल्कुल विषयवार कक्षाएं मिलेंगी। सबसे पहले अपने शुरुआत की है हिंदी विषय से। क्यों? क्योंकि सितंबर में इसकी शुरुआत हुई है, तो सितंबर अपना हिंदी के लिए या हिंदी भाषा के लिए बहुत ही उल्लेखनीय है दोस्तों। क्योंकि अपन ने पीछे वाली वीडियो में देखा था कि हिंदी भाषा का जो हिंदी का राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वह सितंबर महीने में 14 सितंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक अपन हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। पखवाड़ा 15 दिनों का जो समूह होता है उसे अपन पखवाड़ा कहते हैं दोस्तों। और हिंदी पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जाता है? 14 सितंबर से लेकर अपना 28 सितंबर तक, ये 15 दिन अपन हिंदी पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों हमारा यह हिंदी पखवाड़ा चल रहा है जिसके तहत अपन ये अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ध्वनि के बारे में। तो दोस्तों भाषा का सबसे छोटा उच्चारित अंश, यानी सबसे छोटा अंश भी होना चाहिए, और वह कैसा होना चाहिए? उच्चारित होना चाहिए। वही क्या कहलाएगा दोस्तों? ध्वनि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ध्वनि कहलाएगी। भाषा का वह अखंड अंश जिसका अपन उच्चारण करें, ध्वनि कहलाती है। अच्छा, बात करें अपन वर्ण के बारे में, तो दोस्तों वर्ण किसे कहा जाता है? वर्ण अपन कहते हैं भाषा का सबसे छोटा, ये अपन पुनरुक्ति चिन्ह इसके साथ लगते हैं, भाषा का सबसे छोटा लिखित अंश। कौन सा है दोस्तों? भाषा का सबसे छोटा लिखित अंश। ये अपना क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है दोस्तों। अगर बात करें अपन अक्षर के बारे में, तो अक्षर वह इकाई होगी यानी भाषा के जिस अंश का उच्चारण, भाषा के जिस अंश का उच्चारण श्वास के एक झटके में, श्वास के एक झटके में पूर्ण हो सके, वही क्या कहलाएगी दोस्तों? अक्षर कहलाएगा। यानी अक्षर किसे कहते हैं? भाषा का वह अंश जिसका उच्चारण श्वास के एक झटके में पूर्ण हो सके। दोस्तों वर्ण का अपन स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे हमारा है एक क, जब तक हलंत है तब तक ही दोस्तों वर्ण है। अगर हलंत हटा देंगे तो यह वर्ण नहीं है। इसके बारे में ध्यान रखना। हलंत है जब तक ये वर्ण है, और जब तक ये हलंत है अपन इसका उच्चारण नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। अगर उच्चारण नहीं कर सकेंगे तो हमें किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ेगी, और सहायता के लिए अपन जाएंगे स्वर के पास। और जैसे ही इसमें स्वर का मेल हुआ, स्वर जुड़ा, यह क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। 3 परिभाषाएं अपन ने देखी। सबसे पहले भाषा का वह अंश जिसका अपन उच्चारण करें और अखंड हो, क्या कहलाएगा?
ध्वनि कहलाएगा। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा का सबसे छोटा लिखित अंश क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है दोस्तों। और अपना अक्षर किसे कहेंगे? भाषा के जिस अंश का उच्चारण श्वास के एक झटके में पूर्ण हो जाए वही हमारी क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो इन तीनों के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में निर्भीक होकर बिना किसी संकोच के रखिए। अच्छा, अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी आगे। अगर इसके आगे अपन चर्चा करें, यानी अपना हो गया ध्वनि, वर्ण और अक्षर के बारे में। आगे अपन देखते हैं वर्णों की संख्या के बारे में। तो दोस्तों, वर्णों की संख्या के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए या वर्णों की संख्या के बारे में अपन बात करें तो दोस्तों दो अपने डिजिट ध्यान में आते हैं। एक तो अपना 44 और एक अपना आता है दोस्तों 52। कौन सा? 44 और 52। दोस्तों ये दो हमारे जहन में आते हैं, इन दोनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों 44 देखें, 44 किस प्रकार से हैं? तो 11 तो अपने हैं स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11। और दोस्तों व्यंजन कितने हैं? व्यंजन हैं अपने 33। 11 स्वर हैं और 33 अपने व्यंजन हैं। अगर इनके बारे में अपन देखें, दोनों मिलाकर के कितने हो गए? 44 हो गए दोस्तों। यानी 11 स्वर और 33 व्यंजन दोनों जब मिले तो अपने कितने हो गए? 44 हो गए। ठीक है, ये 44 तो हो गए इस प्रकार से। लेकिन 52 के बारे में चर्चा की जाए तो अपने जो 8 वर्ण और हैं वो और कौन से जुड़ेंगे, अपन उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, एक अपना आता है संयुक्त अक्षर। कौन सा? संयुक्त अक्षर। अगर संयुक्त अक्षरों के बारे में अपन चर्चा करें तो 4 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 4। कौन से? क्षय, त्रय, ज्ञ और एक श्रय। क्षय, त्रय, ज्ञ और एक अपना कौन सा है? श्रय। ये 4 अपने संयुक्त अक्षर हैं और इनके योग के बारे में भी काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। क्षय का योग क्या होता है? क और श इसमें मिला हुआ है दोस्तों। क और श इसमें मिला हुआ है। अगर त्रय के बारे में अपन बात करें तो कौन से हैं? तय और र इसमें मिला हुआ है। अगर बात करें ज्ञ के रूप में तो ज्ञ में अपना कौन सा मिला हुआ है दोस्तों? जय और य मिला हुआ है। और अगर बात करें अपन श्रय के बारे में तो श्रय में कौन सा मिला हुआ है? श और र। इन चारों के बारे में ध्यान रखना। चारों के योग के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है और इसके बारे में तो काफी बार प्रश्न आ चुका है। ठीक है, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय ये 4 अपने क्या कहलाते हैं? संयुक्त अक्षर कहलाते हैं प्यारे बच्चों। अगर बात करें थोड़ी सी आगे और तो अगला आता है अपना अयोगवाह ध्वनियां। कौन सा हो जाएगा? अयोगवाह ध्वनि। दोस्तों अयोगवाह अर्थात जिनका योग निश्चित नहीं हो वही कौन सी होती है? अयोगवाह। अर्थात शब्द के अनुसार या शब्द के प्रयोग के अनुसार अपने उसका प्रवाह होगा या उस वह जो अपना अयोगवाह है वह अपना ध्वनि या अपने अर्थ प्रस्तुत करेगा। दोस्तों अयोगवाह के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से अपने 3 अयोगवाह होते हैं। लेकिन हिंदी में बात करें, वर्णमाला में अगर बात करें या वर्ण विचार में बात करें तो कितनों को शामिल किया गया है? 2 को ही शामिल किया गया है दोस्तों, जिसमें एक तो होता है अपना अनुस्वार। कौन सा आ जाएगा? अनुस्वार, जिसको अपने इस रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये वाले ऊपर जो बिंदी लिखी हुई है ये अनुस्वार। एक अपना क्या है? विसर्ग है दोस्तों। एक तो अनुस्वार हो गया और एक कौन सा है? विसर्ग। अगर विसर्ग के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों ये अपना विसर्ग हो गया। ठीक है, यानी 2 अपने हो गए अयोगवाह ध्वनि, अनुस्वार और विसर्ग। यहां से अपने सीधा प्रश्न पूछा जा चुका है, जो अयोगवाह ध्वनियां होती हैं उनका मेल किसके साथ होता है? तो दोस्तों अयोगवाह ध्वनियों के मेल के बारे में ध्यान रखना। हमेशा और हमेशा किसके साथ होगा? स्वर के साथ होगा। अयोगवाह ध्वनियों का मेल किसके साथ होता है? स्वर के साथ होता है दोस्तों।
अच्छा, इसके आगे अपन थोड़ी सी और वार्ता करें तो एक है अपना कौन सा आ जाएगा दोस्तों, उत्क्षिप्त वर्ण। कौन सा हो जाएंगे, उत्क्षिप्त वर्ण। अच्छा, इसी को अपन बोलते हैं ताड़नजात वर्ण। कौन सा वर्ण बोलते हैं दोस्तों, ताड़नजात वर्ण। अच्छा, इसी को अपन बोलते हैं प्यारे बच्चों द्विगुणित वर्ण, यानी द्विगुणी। उत्क्षिप्त, ताड़नजात या द्विगुणी, तीनों के तीनों अपने कौन से हैं, यानी तीनों नाम केवल दो वर्णों के लिए लिए जाते हैं, जिसमें एक तो आता है अपना ये अड और एक आता है अपना ये अढ। अड और अढ दोस्तों, इन दोनों को अपन क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त, ताड़नजात या द्विगुणी। दोस्तों, इस बिंदी के बारे में अभी अपन चर्चा करेंगे, एक बार आप इसको देखो। उत्क्षिप्त, ताड़नजात या द्विगुण, ये अपने अड और अढ, और इसके बारे में अपना एक प्रश्न पूछा जा चुका है। इन वर्णों यानी उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग कभी भी शब्द के शुरू में नहीं होता है दोस्तों, कभी भी शब्द के शुरू में नहीं होता। यानी या तो ये आएंगे शब्द के मध्य में या फिर आएंगे अंत में दोस्तों। कौन से उत्क्षिप्त, और ये उत्क्षिप्त यानी अड और अढ, यहां से अपने आएंगे, ये तो अपने कौन से हैं, ये कभी भी शब्द के शुरू में नहीं आएंगे, उत्क्षिप्त और ताड़नजात। ठीक है दोस्तों, देखो अपन इस बिंदी का पोस्टमार्टम करते हैं। ये बिंदी अपने यहां इस प्रकार से लग रही है, यहां इस प्रकार से, यहां इस प्रकार से। ये बिंदी कितने प्रकार से लगती है और कितने वर्णों पर लगती है, इसके बारे में अभी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक आप ये देखो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लो, तब तक अपन बात करते हैं। ठीक है, हाँ, अपन ने बात की देखो 44 और 52 के बारे में। 44 तो अपने कैसे हुए, 11 स्वर और 33 व्यंजन दोनों को मिलाया कितने हुए, 44। बात करें अपन 52 के बारे में, तो अगर देखो दोस्तों, एक प्रश्न अपना और ध्यान रखना, और 44 और 52 दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिया हुआ हो, तो ऐसे समय पर अपन कौन से ऑप्शन को हिट करेंगे, 44 ऑप्शन को हिट करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर अपन बात करें इसके आगे, तो अपने 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, अक्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय। दोस्तों, ये अपन कह सकते हैं हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, लेकिन 4 ही संयुक्त अक्षर होते हैं, ये कथन हमेशा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कर है, ये भी अपना संयुक्त अक्षर है, ये अपना भ्र है, ये भी संयुक्त अक्षर है। यानी संयुक्त अक्षर की परिभाषा हो जाएगी एक से अधिक वर्णों के योग से जो एक समूह बनता है, वही अपना संयुक्त अक्षर होता है दोस्तों। तो ये भी अपने संयुक्त अक्षर है, इसलिए केवल ये कह दें कि हिंदी वर्णमाला में केवल 4 ही संयुक्त अक्षर होते हैं, तो हमारा यह कथन गलत हो जाएगा। संयुक्त अक्षर मुख्य रूप से 4 होते हैं, लेकिन 4 ही नहीं होते हैं दोस्तों। तो 44 और 4 कितने हुए, 48। 2 अपनी होगी दोस्तों अयोग हुआ है ध्वनियां। कौन सी, अनुस्वार और विसर्ग, ये 2 अपने अयोग हुआ है ध्वनियां हो गई। अच्छा, इसके अलावा बात करें अपन उत्क्षिप्त, द्विगुणी और ताड़नजात, ये अपने कौन से हो गए, 2 वर्ण अड और अढ, जो कभी भी शब्द के शुरू में नहीं आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों 44 और 4 48, 48 और 2 50, 50 और 2 52। इस प्रकार से ये अपने पूरे वर्ण कितने हो गए, 52 हो गए हैं दोस्तों। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की इसमें समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखें, आपका उत्तर जरूर दिया जाएगा। बात करते हैं अपन इस बिंदी के बारे में दोस्तों। बिंदी देखो कितने प्रकार से लगती है और कितने वर्णों पर लगती है, और किस समय क्या इसका नाम होगा, उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं थोड़ी सी। अपने यह आज के किस क्लास के सेशन या आज के सेशन की अंतिम वार्ता होगी इस बिंदी के बारे में। दोस्तों, मान लो कि ये अपना कोई भी एक वर्ण है, कितने प्रकार से आती है ये बिंदी। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं यह बिंदी हमें मिलेगी इस रूप में, और इसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, अनुस्वार कहते हैं। और अनुस्वार कितने वर्णों पर लगता है, जो अपने स्वर होते हैं 11, उनके ऊपर अपना यह अनुस्वार लगता है। अच्छा, एक यह बिंदी आ सकती है इस प्रकार से, यानी चंद्र बिंदु, इसे अपन क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु कहते हैं दोस्तों, या इसी का अपन नाम करते हैं अनुनासिक।
क्या कहते हैं इसको? अनुनासिक। दोस्तों अनुनासिक के बारे में अपन चर्चा करें तो यह इस रूप में, दूसरे रूप में नहीं, इस रूप में, अपने परिवर्तित रूप में तो यह इस प्रकार से आ जाएगी, लेकिन केवल अपन चंद्र बिंदु के रूप में वार्ता करें तो यह अपने कितने वर्णों पर आता है? केवल 5 स्वरों पर आता है दोस्तों, जिसकी मात्रा शिरोरेखा से नीचे होती है। शिरोरेखा से अगर ऊपर अपनी मात्रा निकल जाएगी किसी भी स्वर की तो यह अपना चंद्र बिंदु है वह किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। तो यह कौन से वर्ण पर आती है? एक तो अपना ए हो जाएगा, एक आ हो जाएगा, एक अपना ऊ हो जाएगा, एक ऊ हो जाएगा और एक ये री हो जाएगा दोस्तों। केवल इन्हीं 5 वर्णों पर अपना चंद्र बिंदु आता है। अच्छा, उसके अलावा बात करें तो अपना ये एक मिलता है इस रूप में और इसे क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसर्ग। और ये भी अपने 11 के 11 स्वरों पर लग सकता है दोस्तों। किन पर लग सकता है? 11 के 11 स्वरों पर लग सकता है। अच्छा, एक हमारी यह बिंदी आती है यहां इस रूप में, इसे अपन क्या कहते हैं? पंचमाक्षर बिंदु कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर बिंदु। और यह केवल और केवल एक वर्ण पर आती है जो अपने क वर्ग का 5वां है। कौन सा? क वर्ग का 5वां वर्ण, यानी ये वाला अपना, ये बिंदी अपनी यहां पर आती है, इसको अपन बोलते हैं ङ। ठीक है, केवल इसी एक पर यह बिंदी काम में ली जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक ये बिंदी आती है दोस्तों यहां बिल्कुल बॉटम में, यानी बिल्कुल नीचे, पैर के नीचे, इसे अपन क्या कहेंगे? उत्क्षिप्त बिंदी कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? उत्क्षिप्त बिंदु। ठीक है। अगर उत्क्षिप्त बिंदु के बारे में बात करें तो यह कितने वर्णों पर आता है? 2 वर्णों पर आता है, अडे और एक हो जाएगा अपना अढ। 2 वर्णों पर लगाया जाता है अपना उत्क्षिप्त बिंदु, अड और अढ पर। अच्छा, एक अपनी बिंदु यह आती है इस प्रकार से और इसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? नुक्ता चिन्ह। क्या कहते हैं? नुक्ता कहा जाता है दोस्तों। और यह नुक्ता अपने कितने वर्णों पर आएगा? यह 5 वर्णों पर आता है दोस्तों। कौन से? एक तो अपना ख, एक अपना हो जाएगा ख, एक अपना हो जाएगा ग, एक अपना हो जाएगा ज और एक अपना हो जाएगा दोस्तों फ। इन 5 वर्णों पर अपना ये नुक्ता लगाया जाता है और इन्हीं 5 वर्णों को अपन क्या कहेंगे? आगत वर्ण कहेंगे, क्योंकि ये अपने हिंदी के वर्ण हैं ही नहीं, ये दूसरी भाषा से आए हुए हैं, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? आगत वर्ण कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस बिंदी का पूरा अपन ने पोस्टमार्टम किया है। सबसे पहले अपन ने देखा बिंदी किस रूप में आए तो यह अनुस्वार कहलाएगा, 11 वर्णों पर आता है, 11 स्वरों पर आता है। अगर यह बात करें इसके बारे में तो इसे चंद्र बिंदु कहते हैं, जो अपने केवल चंद्र बिंदु के रूप में कितनों पर आता है? 5 पर आता है। वैसे 11 स्वरों में आ सकता है, 11 स्वरों पर आ सकता है, लेकिन यह जिसके शिरोरेखा से मात्रा ऊपर निकल जाएगी वहां पर यह अनुस्वार, इसमें अनुनासिक के रूप में न आकर अनुस्वार के रूप में आ जाएगा। ठीक है। अगर बात करें इसके बारे में, इसे अपन विसर्ग कहते हैं और ये भी अपने 11 स्वरों पर आता है। इसे अपन बात करें तो इसे पंचमाक्षर बिंदु कहते हैं और केवल एक वर्ण पर आता है। कौन सा? जो अपने क वर्ग का 5वां वर्ण है, न के ऊपर आता है दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा बात करें बिल्कुल बॉटम में, बिल्कुल चरण में दोस्तों, जैसे भारत के हिंद महासागर बिल्कुल चरण में है, चरणों को धोता है, चरणों की रज को धोता है दोस्तों हिंद महासागर, उसी प्रकार से अपना ये बिल्कुल बॉटम में पड़ा हुआ है दोस्तों। तो इसे अपन क्या कहेंगे? उत्क्षिप्त बिंदु कहेंगे दोस्तों। और देखिए अपने भारत की एक प्रतिमा अलग है, भारत की एक रूपरेखा अलग है, भारत की अपने एक छटा अलग है दोस्तों। अगर भौगोलिक स्थिति अपन देखें, देखो भूगोल के बारे में अपन चलते हैं, 4 लाइनों के माध्यम से अपन भारत की पूरी भौगोलिक स्थिति जानते हैं दोस्तों। आपके दोस्त, आपके मित्र कवि मुकेश मारवाड़ी यानी मेरे द्वारा लिखी गई 4 लाइनें क्या है दोस्तों? भारत की है उत्तर में उत्तुंग शिखर, उत्तर में, भारत के बिल्कुल उत्तर में उत्तुंग शिखर, यानी अपना क्या है दोस्तों? हिमालय पर्वत। देखिए किस तरीके से सजाया गया है, इस पूरे विधाता ने इस भारत की भौगोलिक स्थिति को किस रूप में सजाया है।
कि है उत्तर में उत्तुंग शिखर और चरण पखारे सागर है उत्तर में उत्तुंग शिखर और चरण पखारे सागर है। नस नस में यूं नदियां बह रही, नस 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 में यूं नदियां बह रही, नस नस में यूं नदियां बह रही और थार मरुस्थल गागर है कि उत्तर में है उत्तुंग शिखर और चरण पखारे सागर है। नस नस में यूं नदियां बह रही, नस नस में यूं नदियां बह रही और थार मरुस्थल गागर है। पतित पावन मिट्टी इसकी, पुनित पुनित पावन मिट्टी इसकी और चरणों में रस खान है। पतित पावन मिट्टी इसकी और इसका ही सम्मान है। सबसे न्यारा सबसे प्यारा ये अपना हिंदुस्तान है, सबसे प्यारा सबसे न्यारा ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। बिल्कुल दोस्तों, उसी प्रकार से जैसे हिंदुस्तान के बॉटम में, हिंदुस्तान के चरणों में अपना यह उत्क्षिप्त बिंदु आता है, उसी प्रकार से अपना जैसे हिंदुस्तान के चरणों में जैसे हिंद सागर आता है, उसी प्रकार से ये वर्णों के बिल्कुल चरण में अपना क्या आएगा, उत्क्षिप्त बिंदु आएगा दोस्तों। ठीक है, बात करें अगर थोड़ा सा आगे यानी पहले मिल जाए तो यह अपना क्या कहलाता है, नुक्ता कहलाता है दोस्तों, जो 5 वर्णों पर लगता है और उन्हें अपन क्या कहते हैं, आगत वर्ण कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों वीडियो को जितना आप शेयर करोगे उतना आपका परिवार बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, बिना किसी निस्वार्थ भाव से आप यहां पढ़ते रहें, हमारा किसी प्रकार से निस्वार्थ नहीं है, हम आपकी सेवा कर रहे हैं। दोस्तों मां सरस्वती का यह प्रसाद मां सरस्वती ने जो हमें दिया है वो हम आपको दोस्तों दे रहे हैं, कि मां सरस्वती का प्रसाद जितना आप खर्च करोगे उतना बढ़ेगा दोस्तों। तो जितना आप लोगों तक पहुंचाओगे उतना आपको फायदा होगा, उतना आप ग्रहण कर पाओगे दोस्तों। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।